हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर MP शर्मा। इस वीडियो में समझेंगे अपन डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन ह्यूमन बींग्स। मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है। ये जिज्ञासा हमेशा से रही है कि होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी, और ये चाहत भी रही है कि होने वाला बच्चा लड़का हो। और इसके लिए कई तरह के प्रयास भी हुआ करते थे। कई तरह की लोग दवाई बांटा करते थे और कई तरह की दवाई लोग लिया करते थे जिससे उनके लड़का ही हो। आज अपन समझेंगे कि लिंग का निर्धारण कब होता है और किस प्रकार से होता है, और साथ ही अपन पढ़ेंगे कि कुछ असामान्य अवस्थाएं भी होती हैं जिनमें लिंग जो मान्य लिंग हैं, लड़का और लड़की, इसके अलावा भी तीसरे प्रकार का जेंडर, थर्ड जेंडर और हो जाता है, जिनको अपन इंटरसेक्स कहते हैं। तो अपन समझते हैं इस निर्धारण को। लेकिन इससे पहले एक आवश्यक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जेनेटिक्स के यदि पहले के 3 वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उनको भी देखें, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट का समग्र ज्ञान A to Z जानकारी ही पूरी मानी जाती है। आधी अधूरी जानकारी से काम नहीं चलता। सारे प्रश्नों के जवाब अपन तब दे सकते हैं जब हमारे को सारा ज्ञान होता है। और दूसरी बात, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करें, क्योंकि आने वाले वीडियो आपको जल्दी जल्दी तभी मिलेंगे जब आप उसको सब्सक्राइब कर दोगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपन लिंग निर्धारण की बात। तो मनुष्यों में 46 क्रोमोसोम होते हैं, सब जानते हैं 46 क्रोमोसोम्स हैं। इनमें से 44 क्रोमोसोम की 22 जोड़ियाँ होती हैं, यानी 22 जोड़े क्रोमोसोम के वो 44 क्रोमोसोम हो गए। और प्रत्येक जोड़ी में क्रोमोसोम समजात कहलाते हैं, होमोलोगस कहलाते हैं। इस होमोलोगस पेयर में से एक क्रोमोसोम तो मदर से आता है और एक फादर से आता है। इस प्रकार 22 क्रोमोसोम का सेट तो मदर से आया और 22 क्रोमोसोम का सेट फादर से आया। और ये 44 क्रोमोसोम जो समान तरह के हैं, तो लड़के और लड़की दोनों में समान तरह के हैं, वो काय गुणसूत्र या ऑटोसोम्स कहलाते हैं। और एक 23वीं जोड़ी उसमें एक क्रोमोसोम मदर से आता है, एक क्रोमोसोम फादर से आता है। और 23वीं जोड़ी के क्रोमोसोम वो सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं। वो निर्धारण करते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी। तो इस 23वीं जोड़ी में लड़कियों में ये गुणसूत्र XX प्रकार के होते हैं, और XX प्रकार के गुणसूत्रों में से एक माता से आता है, एक पिता से आता है। लेकिन लड़कों में ये 23वीं जोड़ी XX प्रकार की न होकर XY प्रकार की होती है। और इसमें से X क्रोमोसोम तो आता है मदर से और Y क्रोमोसोम आता है फादर से। हमेशा लड़कों में X क्रोमोसोम मदर से आता है, Y क्रोमोसोम फादर से आता है। और यही लिंग निर्धारण का आधार है, यही तरीका है लिंग निर्धारण का। और ये किस प्रकार से होता है ये भी समझेंगे अपन, और असामान्य अवस्थाओं को भी समझेंगे अपन। तो अपन बात करते हैं विस्तार से लिंग निर्धारण की, किस तरह से तो युग्मक बनते हैं और किस तरह से निषेचन होता है। अब अपन समझते हैं कि गेमेट्स किस तरह से बनते हैं, किस तरह के बनते हैं। तो ये तो पुरुष है, और पुरुषों में ये गुणसूत्र, ये ब्लैक कलर के, ये तो ऑटोसोम्स हैं। यहाँ पर ये X क्रोमोसोम पुरुषों का, और ये Y क्रोमोसोम है, ये खास तरह का क्रोमोसोम। तो 44 को अपन ने 22 जोड़े में लिख दिया। इस एक का मतलब 22, इस दूसरे का मतलब 22। तो 44 तो ये और XY। और इसी तरह से अपन महिलाओं में देखें तो 44 प्लस XX, ये X जो लिखा है अपन ने रेड कलर का, वो महिलाओं का है, भेद करने के लिए, आगे आपको परेशानी नहीं हो। और दूसरा ये 44 को अपन ने A में लिख दिया, तो इस एक का मतलब 22 और ये XX। अब अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसलिए तो उसको अर्धसूत्री कहते हैं। तो यहाँ पर इस जोड़े में से एक आ गया और इन दोनों में से एक आएगा, तो मान लिया यहाँ पर ये X आ गया। तो ये इस प्रकार के शुक्राणु जो संख्या में 50% हैं, आधे हैं। और दूसरे प्रकार के शुक्राणु, इसमें से एक आ गया और अब की बार इस जोड़े में से Y आ गया। तो ये जो शुक्राणु हैं उनके अंदर ऑटोसोम्स और Y, ये जो शुक्राणु हैं उनमें से ऑटोसोम्स और X, ये 50% और ये भी 50% समान संख्या में। अंडों की बात करें अपन तो ये ऑटोसोम्स एक आ गया, एक सेट आ गया, और दोनों समान है क्योंकि XX है, इनसे एक X आ गया। तो अंडे सारे एक ही तरह के। महिलाओं के द्वारा उत्पन्न सारे अंडाणु समान प्रकार के होते हैं, एक ही तरह के होते हैं।
और एक ही तरह के होते हैं, इसलिए उनका सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई योगदान नहीं होता। महिलाओं का या अंडे का सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई योगदान नहीं होता। यहाँ पर ये देखें अपन, शुक्राणु 2 प्रकार के हैं। शुक्राणु 2 प्रकार के इसलिए क्या कहेंगे अपन, मेल्स आर हेटेरोगैमेटिक, एक प्रकार का दूसरे प्रकार का, 2 प्रकार के शुक्राणु। अब यदि इस प्रकार का शुक्राणु निषेचन में काम आता है, इस प्रकार का शुक्राणु इस अंडे को निषेचित करता है, तो एक तो यहाँ से आ गया, एक यहाँ से आ गया, यानी 22 क्रोमोसोम तो मदर से मिले, 22 क्रोमोसोम फादर से मिले। और यहाँ पर इससे भी एक्स आया और इससे भी एक्स आया, दोनों को अलग अलग रंग में दिखा दिया, यानी ये फादर से आया हुआ है, ये मदर से आया हुआ है। तो ए का मतलब 22 + 22 मतलब 44, और ये एक्स एक्स यहाँ पर वापस एक कलर का कर दिया, ये फीमेल बनी। तो जिन अंडों का निषेचन एक्स क्रोमोसोम वाले शुक्राणु से होता है, उनसे तो फीमेल बनती हैं, उनसे तो लड़कियां उत्पन्न होती हैं। और इस प्रकार के शुक्राणु का उपयोग हुआ, तो एक तो ए यहाँ से आ गया, एक ये यहाँ से आ गया, तो 2a हो गया, ये तो 22 + 22 ये तो 44 हो गई। और एक्स क्रोमोसोम आया यहाँ से, और यहाँ पिता से आया, शुक्राणु से आया उसका वाई क्रोमोसोम। तो लड़कों में एक्स क्रोमोसोम हमेशा मदर से आता है और वाई क्रोमोसोम हमेशा फादर से आता है। अलग रंग में दिखाने का उद्देश्य ये था। तो यहाँ पर ये 22 और 22 44, और ये एक्स वाई ये जोड़ी हो गई, ये मेल बनेंगे। तो इस प्रकार सेक्स का डिटर्मिनेशन शुक्राणु के द्वारा हुआ, मेल के द्वारा हुआ। और मेल क्या कहलाते हैं, मेल्स हेटेरोगैमेटिक कहलाते हैं, जबकि फीमेल होमोगैमेटिक है, समान प्रकार के। तो इस प्रकार मनुष्यों में लिंग का निर्धारण शुक्राणु के द्वारा होता है, नर के द्वारा होता है, महिलाओं के द्वारा नहीं होता। महिलाओं के लड़कियां उत्पन्न होती हैं समाज में, तो दोष महिलाओं का दिया जाता है, जबकि उनका कोई योगदान नहीं होता। अब अपन समझते हैं कि दूसरे प्रकार की जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं वो कैसे होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। हाँ, एक चीज़ और समझा दूँ यहाँ पर कि जिस प्रकार का डिटर्मिनेशन मनुष्यों में है, उसी प्रकार का डिटर्मिनेशन सारे मैमल्स में है। गाय भैंस में, घोड़े में, इनमें सब में लिंग का निर्धारण इसी प्रकार से होता है। इन असामान्य परिस्थितियों को समझने से पहले हमारे को एक टर्म बहुत ठीक से समझनी होगी, और वो है नॉन डिसजंक्शन। और नॉन डिसजंक्शन का अर्थ है कि जब पेयरिंग होती है क्रोमोसोम्स की, विभाजन के समय जब पेयरिंग होती है, समजात गुणसूत्रों की जब पेयरिंग होती है, तो एक क्रोमोसोम एक में जाता है, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे में जाता है, अलग अलग ध्रुवों पर जाते हैं, अलग अलग सेल्स में जाते हैं, अलग अलग गैमेट्स में जाते हैं, ऐसा होता है। लेकिन यदि ये पेयर अलग नहीं हो पाए, यदि ये पेयर एक में ही चला जाए, तो इधर तो कमी हो जाएगी, इधर अधिकता हो जाएगी। इधर तो हो जाएगी ट्राइसोमी, इधर हो जाएगी मोनोसोमी, क्योंकि दोनों क्रोमोसोम इधर आ गए। अब अपन बात करते हैं किसका, डिसजंक्शन काय गुणसूत्रों का। तो 44 क्रोमोसोम है, 22 जोड़े हैं, उनमें से एक जोड़ा पूरा का पूरा आ गया, तो यहाँ पर तो हो जाएंगे 45, 44 की जगह 45 हो जाएंगे, यहाँ पर 44 की जगह 43 हो जाएंगे। तो ये अंडा तो मरेगा, क्योंकि काय गुणसूत्रों में किसी क्रोमोसोम की कमी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। काय गुणसूत्र तो 44 होने ही चाहिए कम से कम। 45 हो जाते हैं तो जिस गुणसूत्र की ट्राइसोमी होती है, एक अधिक हो गया, एक जोड़े में 2 के बजाय 3 है, तो एक गुणसूत्र अधिक हो गया, उसको ट्राइसोमी कहते हैं। और इसका उदाहरण है जैसे डाउन सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम। विस्तार से अलग से एक टॉपिक है, इसका अलग से वीडियो है, वो देखें आप उसका। फिलहाल इतना बात करेंगे अपन कि काय गुणसूत्रों की ट्राइसोमी होती है, वो तो बीमारी उत्पन्न करती है लेकिन मरते नहीं है। लेकिन ये जो मोनोसोमी हो गई काय गुणसूत्रों की, वो सारे के सारे भ्रूण मर जाते हैं, उनका कोई भविष्य नहीं है। अब यही क्रिया यदि नॉन डिसजंक्शन की सेक्स क्रोमोसोम में हो तो उत्पन्न होती है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और कुछ दूसरे सिंड्रोम भी। अपन 2 के नाम लिखे, और भी नाम की चर्चा करेंगे अपन। तो ये बीमारियां उत्पन्न होती हैं किसके कारण, नॉन डिसजंक्शन के कारण। और इसमें अधिकता के कारण भी बीमारी होती है और कमी के कारण भी बीमारी होती है। ट्राइसोमी के कारण भी बीमारी होती है और मोनोसोमी के कारण भी बीमारी होती है। जबकि काय गुणसूत्रों की मोनोसोमी नहीं देखने को मिलती, क्योंकि भ्रूणीय काल में ही मृत्यु हो जाती है। ऐसे बच्चे जन्म भी नहीं लेते, परिवर्तन होता ही नहीं उनका। तो अपन समझते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम को।
क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये गुणसूत्रों की स्थिति है, ऑटोसोम सही है और सेक्स क्रोमोसोम XXY एक X ज़्यादा है और सामान्यतया बनते हैं वो अंडे बनते समय। ये 44+XX ये महिला है, इससे 2 प्रकार के अंडे बने। ये दोनों X क्रोमोसोम यहाँ आ गए, यहाँ बिल्कुल नहीं आया। मान लो ये अंडा निषेचित होता है इस शुक्राणु वाले स्पर्म से, तो ये बनेगा 44+Y, ये मर जाएगा। और यदि इसका निषेचन हुआ 22+X वाले से तो बन जाएगा 44+X, 44+X। इसकी बात अपन बाद में करेंगे। फिलहाल ये बात मान लें अपन कि यहाँ X क्रोमोसोम भी यदि पूरा नहीं है, केवल Y क्रोमोसोम है, तो ये भ्रूण भी मरते हैं, ये भ्रूण भी जिंदा नहीं रहते। तो इसका क्या भविष्य हुआ? इसका निषेचन होता है यदि इस स्पर्म से, स्पर्म 2 प्रकार के होते हैं, ये पढ़ लिया अपन ने। इस स्पर्म से यदि निषेचन होता है तो बन गए 44+XXY। यह स्थिति क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की कहलाती है। और क्योंकि यहाँ पर एक X ज़्यादा है और Y भी है, तो Y तो नर के लक्षण उत्पन्न करेगा। तो देखने में तो ये पुरुषों की तरह से होंगे, लेकिन खूब तो लंबे होंगे और स्त्रियों के गुण भी होंगे। इन पुरुषों में ब्रेस्ट होगी, स्तन ग्रंथियां विकसित होंगी, इनकी दाढ़ी नहीं आएगी। ये सामान्य जिंदगी नहीं जी सकते, जनन के लिए सक्षम नहीं होते। ये तो केवल तब है जब अंडा बनते समय गड़बड़ हुई है। एक अवस्था और होती है कि अंडा तो सही बन रहा है, अंडा तो ये बना, सही बना बिल्कुल, ये 44+XY ये बना, लेकिन परिवर्तन के समय जब माइटोसिस होता है उसमें कुछ विभाजन इस प्रकार का हुआ कि शरीर के कुछ सेल्स में, शरीर के कुछ कोशिकाओं में ऐसे क्रोमोसोम पहुंच जाते हैं, एक X क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाता है शरीर की कुछ कोशिकाओं में। तो वहाँ पर वो शरीर का भाग तो किस तरह का होगा? वो तो महिलाओं की तरह से होगा। इस तरह के इंटरसेक्स होते हैं, चाइमेरिक कहलाते हैं, चितकबरे टाइप होते हैं। वो शरीर का एक भाग वो एक सेक्स का है, शरीर का दूसरा भाग दूसरे सेक्स का है, चाइमेरिक। इनको भी इंटरसेक्स कहते हैं। ये ना ठीक से पुरुष है ना ठीक से महिलाएं हैं, ये थर्ड जेंडर है, ये इंटरसेक्स है। और इनमें दिखने में पुरुषों की तरह से होंगे, लंबे होंगे, लेकिन दाढ़ी नहीं होगी, आवाज़ अलग तरह की होगी और स्तन ग्रंथियां भी होंगी। तो अपन ने देखा है सोसाइटी में, इस प्रकार के लोगों को देखा है अपन ने। आते हैं वो घरों में, आते हैं जब लड़के की शादी होती है तब आते हैं, जब लड़के का जन्म होता है तो आते हैं वो। ये इंटरसेक्स है। कौन सी बीमारी है ये? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब अपन समझते हैं टर्नर सिंड्रोम को। तो ये इस प्रकार के अंडे बन गए। नॉन डिस्टिंक्शन के कारण केवल ऑटोसोम्स है, सेक्स क्रोमोसोम नहीं है यहाँ पर, X नहीं है यहाँ पर। इस 0 का मतलब कोई क्रोमोसोम नहीं है, इसका मतलब है एब्सेंस। और ये 2 प्रकार के शुक्राणु, ये निषेचन हुआ तो क्रोमोसोम हो गए 44+X0, यानी केवल एक X क्रोमोसोम है, दूसरा क्रोमोसोम है ही नहीं। ये टर्नर सिंड्रोम है। और इसका निषेचन यदि इससे हुआ तो यहाँ पर X क्रोमोसोम नहीं है जो आवश्यक है जिंदगी के लिए, इसलिए ये तो मर ही जाएंगे। इनकी बात करें अपन, ये टर्नर सिंड्रोम, तो इसमें क्या है? वाई क्रोमोसोम नहीं है। वाई क्रोमोसोम नहीं है तो ये मेल तो हो नहीं सकते, तो फीमेल होंगे। तो दिखने में ये फीमेल है, लेकिन क्योंकि दूसरा X क्रोमोसोम नहीं है इसलिए ये पूरे फीमेल भी नहीं है। इनके ब्रेस्ट नहीं होगी, स्तन ग्रंथियां विकसित नहीं होंगी, इनके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर पूरे नहीं होंगे, इनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं होगी, ये जनन के लिए योग्य भी नहीं है। हालांकि आजकल इलाज है कि इनको हार्मोन की थेरेपी देकर सामान्य जिंदगी जीने के लिए योग्य बनाया जा सकता है, लेकिन अपन तो बीमारियों की बात कर रहे हैं कि ये जनन के लिए भी योग्य नहीं होते। अब ये जो अवस्थाएं बनती हैं ना जिसमें नॉन डिसजंक्शन होता है, उसका ऐसा कोई नियम नहीं है कि मेल्स में या शुक्र जनन के समय नॉन डिसजंक्शन नहीं होगा। वहाँ भी हो सकता है, वहाँ भी होता है, लेकिन सामान्यतया नॉन डिसजंक्शन अंडा बनते समय होता है। उसका कारण ये होता है कि अंडे की साइज बड़ी होती है और उसके अंदर थोड़ा बहुत संग्रहित पदार्थ होता है, और इस बड़ी साइज के होने के कारण, संग्रहित पदार्थ होने के कारण क्रोमोसोम का खिसक कर पूरी तरह से बाहर जाना कई बार संभव नहीं होता, तो ये नॉन डिसजंक्शन होता है।
कई बार तो पूरा पैर बाहर चला जाता है, कई बार पैर अंदर ही रह जाता है, ठीक से सेपरेट नहीं हो पाते क्योंकि साइज बड़ी है। शुक्राणु के साथ में ये समस्या नहीं है क्योंकि साइज छोटी है। इसलिए यूजुअली विभाजन शुक्राणु का सामान्य होता है, यूजुअली शुक्राणु सामान्य बनते हैं, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ ऐसा कोई नियम नहीं है। असामान्य अवस्था के शुक्राणु भी बनते हैं, नॉन डिस्जंक्शन वाले शुक्राणु भी बनते हैं, उसके कारण भी बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। लेकिन सामान्यतया ये नॉन डिस्जंक्शन ये अंडे के साथ की समस्या है, और वो भी साइज बड़ी होने के कारण, वो भी पदार्थों के संग्रहित होने के कारण। ये टर्नर सिंड्रोम, और टर्नर सिंड्रोम में भी फिर एक बात फिर लागू होती है कि जाइगोट तो बिल्कुल सही था, परिवर्तन इसका ठीक से फीमेल में हो रहा था या इसका परिवर्तन मेल में हो रहा था, लेकिन भ्रूण के आरंभिक काल में यह अवस्था उत्पन्न होगी। तो जिन सेल्स में यह अवस्था उत्पन्न हो गई वो तो टर्नर सिंड्रोम के तरह के हैं, और जिनके अंदर सामान्य गुणसूत्र हैं वो सामान्य अवस्थाएं हैं। तो इंटरसेक्स का भी इंटरसेक्स है ये, यानी पूरी तरह से टर्नर सिंड्रोम में नहीं है, पूरी तरह से नॉर्मल भी नहीं है, पूरी तरह से बीमार भी नहीं है। शरीर के एक भाग में एक तरह के लक्षण, दूसरे भाग में दूसरे तरह के लक्षण। अपन कुछ विकारों को और पढ़ते हैं। एक और प्रकार की एब्नॉर्मलिटी जैकब सिंड्रोम, और इसको क्रिमिनल सिंड्रोम भी कहते हैं। और गुणसूत्रों की अवस्था 44 ऑटोसोम सही है, और सेक्स क्रोमोसोम XYY। डेफिनेटली ये जो विकार है, ये विकार तो शुक्राणु के द्वारा दिया हुआ है, क्योंकि फीमेल में तो अंडे में तो Y क्रोमोसोम होता ही नहीं है। तो ये भी विकार दिया हुआ है शुक्राणु के द्वारा। मैंने बताया ना कि शुक्राणु की कोई गारंटी नहीं है, उनमें विकार नहीं होगा, लेकिन यूजुअली कम होते हैं, और ये मेल होते हैं, लेकिन थोड़े से स्वभाव के उग्र होते हैं। पहचाना जाए इनको आवश्यक नहीं है, जीवन काल में हो सकता है कि ये पहचाने ही नहीं जाए। अपना जीवन काल जी रहे हों, लड़ते भिड़ते हैं तो लड़ते भिड़ते रहें, जल्दी उग्र होते रहें, लेकिन जब तक डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, टेस्ट नहीं करवाएंगे, गुणसूत्रों का टेस्ट नहीं करवाएंगे, तब तक बीमारी पकड़ में नहीं आएगी। तो बहुत हानिकारक नहीं है, लेकिन विकार है जैकब सिंड्रोम या क्रिमिनल सिंड्रोम। इसी तरह से एक विकार है सुपर फीमेल, और सुपर फीमेल ये 44 क्रोमोसोम ऑटोसोम सही है, और यहाँ पर 3X क्रोमोसोम है। कई बार 4 भी होते हैं, कई बार 5 भी होते हैं, और ये बनते हैं चाइमेरिक, और चितकबरे की तरह का। शरीर का एक भाग वो सामान्य, दूसरा भाग असामान्य है। ये सुपर फीमेल, और ये भी कोई खतरनाक नहीं है, सामान्य जीवन जी लेते हैं ये लोग, लेकिन विकार तो है ही, क्योंकि इनके आगे वाली संतान में विकार होगा, उनके अंडे असामान्य बनेंगे। तो ये सुपर फीमेल। इस प्रकार से प्रमुख विकारों में तो कौन से हैं? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। साथ में ये और हैं, ये मनुष्य का लिंग निर्धारण और उसके समय होने वाली त्रुटियां, गलतियां। तो इनको भी अपन ध्यान से पढ़ लें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।